आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। कल हमने आपसे बात करी थी कन्नौज के विषय में। जैसे ही वर्धन वंश का समापन हुआ तो कन्नौज जो है उत्तर एवं दक्षिण भारत के छोटे शासकों का केंद्र हो गया। जिस तरह आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी में मगध संपूर्ण भारत का केंद्र था, तो अब 8वीं शताब्दी तक आते आते कन्नौज वर्धन वंश के समाप्ति के पश्चात यानी कि हर्ष के चले जाने के पश्चात कन्नौज जो है केंद्र हो गया। और कन्नौज पर एकाधिकार के लिए आपने देखा कि हर्ष के समय में भी युद्ध हुए और अब भविष्य में भी कन्नौज को केंद्र बनाकर युद्ध होंगे। और कन्नौज को अधिकार बनाकर 3 क्षेत्रों से, उत्तर भारत से, गुर्जर प्रतिहार वंश, मध्य भारत से पाल वंश और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट। इन 3 वंशों ने क्या किया? इन 3 वंश ने कन्नौज को एकाधिकार में लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया और ये संघर्ष लगभग 200 वर्ष चला। ठीक है, उद्देश्य केवल एक था कि किसी भी तरह से कन्नौज पर अधिकार हो जाए। कल मैंने जाते जाते आपको बताया था कि कन्नौज का जो क्षेत्र है इसे मध्य देश की संज्ञा दी गई थी, मध्य देश कहा गया। तो सभी का एकमात्र उद्देश्य होगा कि हम किसी न किसी तरह से मध्य देश पर अधिकार करें। और मध्य देश पर अधिकार करने के लिए ये जो 200 वर्ष युद्ध चला, इसके 6 चरण बने। इसका जो प्रथम चरण बना बच्चों, इसके प्रथम चरण में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए वत्सराज। और कन्नौज पर एकाधिकार के लिए वत्सराज के साथ युद्ध हुआ पाल शासक धर्मपाल के साथ। और इस युद्ध में वत्सराज विजयी हुआ और धर्मपाल की हार हुई। प्रथम चरण चल रहा है बच्चों। ठीक है, जब यहां से वत्सराज ने मध्य देश पर अधिकार कर लिया तो इसे चुनौती पेश की राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। ठीक है, और इस युद्ध में, पहले चरण के इस युद्ध में वत्सराज की हार हुई और विजयी हुआ ध्रुव। तो आप ये समझेंगे कि जब ये 200 वर्ष तक युद्ध चला और 6 चरणों के पहले चरण में जो विजय हुई वो ध्रुव की हुई, लेकिन वो दक्षिण का शासक था। विजय के पश्चात पुनः दक्षिण लौट गया। ठीक है, जब इसका द्वितीय चरण होगा तो द्वितीय चरण में कोई भी दक्षिण शासक या राष्ट्रकूट का शासक सम्मिलित नहीं होगा। इसके द्वितीय चरण में, नमस्ते भाई, इसके द्वितीय चरण में बच्चों धर्मपाल एवं वत्सराज तीन बार एक दूसरे के सम्मुख होंगे। दोनों जो है 3 बार एक दूसरे के सम्मुख आए और इन तीनों बार विजय हुआ। धर्मपाल जो है द्वितीय चरण में तीनों बार विजयी हुआ। ठीक है, इस बीच एक पुस्तक आई, उस पुस्तक का नाम है उदय सुंदरी कथा। ठीक है, उदय सुंदरी कथा द्वितीय चरण में। और उदय सुंदरी कथा ने धर्मपाल को उत्तरापथ
का स्वामी कहा। चरण में ये उदय सुंदरी कथा धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कह रही, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना रहा होगा। ठीक है, इसकी एक विशेषता ये है सेकंड फेज में दक्षिण भारत से कोई नहीं आया। जैसे ही कहानी तीसरे फेज में पहुंचती है तो पुनः तृतीय चरण में गुर्जर प्रतिहार शासक, नाम है नागभट्ट, नागभट्ट आया। और जो द्वितीय फेज में धर्मपाल का प्रभाव था, नागभट्ट ने आते ही और धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है बच्चों, तृतीय चरण का पहला जो भाव है वो नागभट्ट के नाम रहा। ठीक है, धर्मपाल ने अपनी सहायता के लिए राष्ट्रकूट शासक से सहायता मांगी। धर्मपाल ने कहा राष्ट्रकूटों को कि भाई आओ, हमारी कुछ ना कुछ मदद करो। ठीक है, और इसकी मदद के लिए राष्ट्रकूट शासक आया गोविंद तृतीय। फेज चल रहा है तीसरा ही, तृतीय। हाँ, इसकी मदद के लिए कहो या इसकी पुकार पर आया। ठीक है, सहायता के लिए तो इसलिए नहीं आया क्योंकि अब इतिहास का जो भविष्य होगा वो धर्मपाल के लिए दुखदायी होगा। हाँ, इसने जो है नागभट्ट से भी पराजित हुआ तो तब इसने मदद मांगी राष्ट्रकूटों से कि मेरी मदद करो, और उधर से गोविंद तृतीय पहुंचा यहाँ। और जो इसने मदद मांगी, आप इतिहास को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जिसको आप मदद के लिए बुला रहे वो जो मदद मांग रहा है उसके लिए समस्या का विषय बनेगा। भाई इसके विषय में इतने है कि ये प्रभावी शासक था अपने वंश का। हाँ, तो जैसे ही नागभट्ट के सामने गोविंद तृतीय प्रस्तुत हुआ तो इसे पराजित कर दिया नागभट्ट को। किसने? गोविंद तृतीय विजय हुआ, ध्यान रखना, ये विजयी हुआ और नागभट्ट की हार हुई। ठीक है, अब जैसे हम चतुर्थ चरण में पहुंचेंगे तो यहां मजेदार बात यह हुई कि गोविंद तृतीय की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। अभी तक वो केवल एक पुकार पर यहां पहुंचा था, लेकिन अब मध्य देश के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया और उसने चुनौती पेश कर दी किसके सामने? धर्मपाल के समक्ष चुनौती पेश कर दी। और हुआ ये कि गोविंद तृतीय भी क्या बना? उत्तरापद का स्वामी। जैसे ही चौथा फेज आया, चौथा फेज आते आते ये भी स्वामी बन गया उत्तरापद का और इसका अधिकार हो गया। अब पाल वंश में एक शासक आया, चतुर्थ फेज हो गया। अब हम पांचवें फेज में चलते हैं। जब पांचवा फेज आता है तो पाल वंश के शासक का नाम है देवपाल। और देवपाल ने राष्ट्रकूटों को भी और किसे? उत्तर भारत के शासकों को भी पराजित कर दिया, जिसमें स्पेशली आपके हो गए गुर्जर प्रतिहार वंश। पांचवा जो चरण रहा इस लड़ाई का वो देवपाल के नाम रहा। ठीक है, अब अंतिम और छठा चरण
फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक आया मिहिर भोज, और इसने एकाधिकार कर लिया। कहाँ भला? जिसके ऊपर लड़ाई थी, किसके ऊपर? कन्नौज। ठीक है, अंतिम चरण चल रहा, और अंतिम चरण चलते चलते छठे चरण में अधिकार कर लिया मिहिर भोज ने, जिस मध्य देश पर लड़ाई थी उसके ऊपर। इस चरण की समाप्ति पर हुआ तो काम उल्टा हुआ, ये कि ये मिहिर भोज देवपाल से भी हारा। प्लस ये हारा राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से। ठीक, इस तरह से 200 वर्ष का संघर्ष बच्चों खत्म हुआ। ये त्रिपक्ष संघर्ष था। यहां से एक्सेप्टेड सवाल आपसे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो पूछ लो भाई, किसी का कोई डाउट हो। अब कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। चलो अब चलते चलते थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने दक्षिण भारत के 3 छोटे छोटे राज्यों के बारे में आपसे बात कर ली थी। अब आज बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ये छोटे राज्य है, यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल नहीं बनता, लेकिन अगर बनेगा तो वो पहले से माइंड है कि ये सवाल बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो पहले से पूछ सकता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है। संस्थापक दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, और पूछ सकता है इस वंश की राजधानी 752 ईस्वी में इसने स्थापना करी थी। और बात करें राजधानी तो ये है मान्याखेत। ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्रभावशाली शासक। आपने भी देखा दंती दुर्ग है, आपने पढ़ा ध्रुव है, कृष्ण प्रथम है, उसके अलावा कृष्ण तृतीय है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, और जो सबसे अंतिम शासक इस वंश का होगा वो होगा कर्क। ये इस वंश के प्रभावशाली शासक है। इसको कर्क को अगर हम छोड़ते प्रभावशाली नहीं था, लेकिन इस वर्ष का अंतिम शासक है तो मैंने इसके बारे में लिखा। ठीक है, एलोरा का यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल बनता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, और जिसने बनाया था वो थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, एक्सेप्टेड सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, इनका श्रेणी राष्ट्रकूटों को जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी एक्सेप्टेड सवाल है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अभी भी पढ़ा के आया हूं तुम्हें। त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित होने वाला पहला राष्ट्रकूट कौन सा है? कौन था बच्चों? अभी पढ़ाया। त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित होने वाला पहला राष्ट्रकूट ध्रुव था। अभी भी पढ़ा के आया तुम्हें त्रिपक्ष संघर्ष। ये भी एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ लेता है आपसे। ठीक है, इस वंश में एक शासक हुआ अमोघ वर्ष। ये ऐसा शासक है
इसके दरबारी विशिष्ट विद्वान, ऐसे विद्वान जो दक्षिण काव्य रचनाकार थे, क्योंकि दक्षिण का राजा था तो इसके दरबार में जितने रचनाकार थे वे सारे के सारे स्पेशलिस्ट थे कहीं के दक्षिण काव्य के। और क्या अमोघ वर्ष के बारे में क्या, ये प्रारंभ में जो था जैन धर्म से प्रभावित था। और एक घटना इसके बारे में है अमोघ वर्ष के बारे में। इसने क्या करा अमोघ वर्ष ने, इसने जल समाधि ली थी। आपसे पूछ सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने जल समाधि ली थी और कहाँ ली। डेफिनेट सी बात है नदी में ली होगी। नदी कौन सी थी ये देखना है, तुंग भद्रा। ये भी एक सवाल बन सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने जल समाधि ली थी। उसका नाम है अमोघ वर्ष और उसने ली थी कहाँ, किस नदी में, तुंगभद्रा नदी में। इस टाइम एक अरबी यात्री आया अल मसूदी, एक अरबी यात्री आता है इन्हीं के शासनकाल में। अच्छा वो कर दूंगा उसको टेंशन ना लो तुम, तुम्हारे पास सारे नोट्स पहुंच जाएंगे। ये कैमरा इसलिए लगा हुआ है। अल मसूदी एक अरबी यात्री। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन में जानना चाहेगा कि अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया। ठीक है, तो ये आया कृष्ण तृतीय के शासनकाल में। ध्यान रखना, कृष्ण प्रथम और कृष्ण तृतीय, इन दो से यहाँ दो एक्सेप्टेड सवाल बनेंगे। एक तो बनेगा एलोरा का कैलाश मंदिर, ये बनवाया कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, और अल मसूदी अरबी यात्री जो है भारत आया, ये आया कृष्ण तृतीय शासनकाल में। ये भी एक्सेप्टेड सवाल है। इसने भारत के बारे में या तात्कालिक भारत के बारे में आप लिखे तो ये कहा गया कि तात्कालिक भारत में राष्ट्रकूटों को सबसे उत्तम कहा। सिंपल बात है, यात्री थे सिखाते थे, उसकी गाते थे। इसके शासनकाल में आ रहे उसके विरुद्ध कैसे जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, अल मसूदी ने आके ये लिखा कि उस समय का जो राष्ट्रकूट शासन था उस समय के भारत में संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ शासन था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इस वंश का जो अंतिम शासक, प्रभावशाली शासक है, प्रभावशाली अंतिम प्रभावशाली शासक जो है वो है कृष्ण तृतीय। ठीक है, इसके पश्चात चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे और कल्याणी के चालुक्य का एक शासक हुआ तेलक। इसके पश्चात आएंगे कल्याणी के चालुक्य और इस वंश का एक शासक हुआ तेलप द्वितीय। ये अंतिम राष्ट्रकूट शासक है कर्क। इसे 972-73 ईस्वी में पराजित करेगा और आधिपत्य स्थापित करेगा कल्याणी के चालुक्य वंश का। ठीक है, तो कल यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो कल हम बात करेंगे दक्षिण भारत के, या फिर ये कहें कि पूर्व मध्यकाल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उत्तर गुप्त काल पढ़ा है। अब हम मध्यकाल में प्रवेश करने वाले हैं। एग्जैक्टली जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं वो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये 8वीं से 11वीं के बीच का चल रहा है। ठीक है, और यहीं कहीं आपका हो जाएगा मध्यकाल शुरू 712 में, पहले मुस्लिम आक्रमण के साथ ही। तो इस टाइम पीरियड को या तो आप कह लो 8वीं से 11वीं शताब्दी का,
या कह लो आप उत्तर गुप्तकाल या पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में जो इम्पोर्टेंट से राज्य हैं, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, सबका हम डिस्कस कर नहीं सकते, तो जो बचे हुए 2-3 राज्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई किसी का एक्सेप्टेड क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।